आज का टॉपिक है राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद का विचार। तो राज्यों के उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में उदारवादियों का हमेशा से ही दृष्टिकोण और नजरिया एक समान नहीं रहा है और इस संबंध में उसकी विचारधारा समय अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार ही विकसित हुई है। इस संबंध में उदारवाद के दो रूप बताए गए हैं, जिसमें पहला है परंपरागत उदारवाद, दूसरा है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। तो परंपरागत उदारवाद मूल रूप से उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में हुआ है और परंपरागत उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता ही है। जॉन लोक और जॉन स्टुअर्ट मिल को परंपरागत उदारवाद का समर्थक कहा जाता है। होब्स ने अपने उदारवाद शीर्षक ग्रंथ में परंपरागत उदारवाद के 9 सिद्धांत बताए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती है और इसका विचार है कि मनुष्यों को नहीं बल्कि कानूनों को प्रभुत्व प्राप्त होनी चाहिए। और मध्यकाल में सामंती व्यवस्था में सामंत वर्ग के वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त था और लोगों को अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। सामंत वर्ग लोग व्यक्तियों को अपने मनमाने तरीके से सताते थे, उसको कारागार में डाल देते थे और संपत्ति भी छीन लेते थे। नागरिक स्वतंत्रता के आदर्श द्वारा इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया और इस बात पर बल दिया गया है कि व्यक्तियों को अपने इच्छा अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है वित्तीय स्वतंत्रता। मध्य युग के निरंकुश शासकों द्वारा हमेशा जनता पर मनमाने कर लगा दिए जाते थे, अतः नागरिक चेतना के उदय के साथ इस बात पर बल दिया गया कि नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई कर नहीं लगाया जाए। उदारवादी संपत्ति को व्यक्तियों का एक पवित्र अधिकार मानते थे, इसलिए उनके द्वारा यह कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को ही हो सकता है। इसका मतलब होता है उत्तरदायी शासन। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पारिवारिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को अपने परिवार के गठन करना, पारिवारिक जीवन बिताने की स्वतंत्रता मिलती है और इसके साथ अगर उस परिवार में स्त्रियां हैं, विशेषकर उसके शादी का और संपत्ति के क्षेत्र में पुरुषों के समान उसको अधिकार मिलनी चाहिए। अगर उस परिवार में बच्चे हैं तो बच्चे को भी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत माता पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और माता पिता को उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। इस संबंध में होबहाउस ने कहा है कि उदारवाद की यह सबसे बड़ी विशेषता और सर्वोच्च देन है। राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम को ही हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं और इसके अंतर्गत 4 चीज़ें शामिल हैं। नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है ना, और निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने और उन पर स्वतंत्रतापूर्वक विवाद करने का अधिकार है। तो इस प्रकार उदारवाद की राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग का विरोधी रहा है ना। एक राज्य दूसरे राज्य पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसका विचार है कि शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर शांतिपूर्ण ढंग से और एक दूसरे का मदद के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, मतलब मदद करना चाहिए। और आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राज्य को एक दूसरे से मदद करते हुए एक दूसरे के समीप आने का प्रयत्न करना चाहिए। यह है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद का विकास। ये दूसरा है, ठीक है, उदारवाद के प्रकार में। तो 19वीं सदी के मध्य तक उदारवादी
परंपरागत रूप में प्रचलित रहा, लेकिन इसके बाद बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया और 1860 तक अधिकांश उदारवादी लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते थे। लेकिन इस समय तक परिस्थितियाँ कुछ तो परिवर्तित हो गई थी और बहुत तेज़ी से परिवर्तित होते जा रही थी। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के परिणाम निर्धन श्रमिक वर्ग के लिए बहुत ही अधिक बुरे हुए थे और यह बहुत अधिक जरूरी हो गया था कि निर्धन व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाए। तो इस नवीन उदारवादियों द्वारा यह कहा गया कि निर्धन, साधनहीन और अशिक्षित जनता अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकती है और धनी मानी वर्ग उनके शोषण का प्रयत्न करता है। अतः जनता के हित के लिए सभी संभव कार्य सरकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिए और इस दृष्टि से उदारवादियों ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था, बच्चों और स्त्रियों के श्रम के अधिकाधिक नियमन, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आदि का समर्थन का प्रयत्न किया। तो इस प्रकार 19वीं सदी के मध्य तक तो उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में क्रमिक वृद्धि का प्रतिपादन किया गया। उदारवाद विचारधारा का यह नवीन रूप थॉमस हिल ग्रीन के साथ प्रारंभ हुआ और इंग्लैंड का उदारवादी दल आज उदारवाद के इस रूप में ही विश्वास करता है। उदारवाद का यह नवीन रूप पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद के ही अधिक समीप है।